मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं मानव एवं पर्यावरण, मैन एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, ये मैंने आपको मानव भूगोल के जो अर्थ और परिभाषा, उद्देश्य, एम और अन्य विषयों से संबंध जो पहला चैप्टर था उसको जो मैंने करा था, तो एलिमेंट्स मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाए थे। पर फिर भी मैं एक समराइज़ उसमें आपको फिर से बताऊंगी, क्योंकि वो वीडियोस मेरे इसमें से डिलीट हो गए हैं। कुछ बच्चे देख पाए, जो बहुत सिंसियर बच्चे हैं, रोज़ जो वीडियोस देख रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं पुनः इसको अपलोड कर रही हूँ। देखिए बच्चों, इंसान और उसके आसपास का वातावरण और कई प्रकार के वातावरण, जैसे वातावरण कैसा होता है, प्रकृति दत्त भी होता है, यानी गॉड हैज़ गिवन पूरा सराउंडिंग नेचर, माउंटेन्स, प्लेटोज, लेक्स, वेजिटेशन, विदाउट वेजिटेशन, ड्राई, ह्यूमिड, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो ये वातावरण हो गया, इसको हमने बोला जोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो वातावरण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट। ये सारे एनवायरनमेंट मिलकर के आपका एक समग्र प्रभाव डालते हैं मनुष्य के विकास के ऊपर। ठीक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है ना, और भौतिक तो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है हमारा जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें इसमें आ गई। अब कुल मिलाकर के ये सारे घटक हैं, भौतिक घटक हैं हमारे स्थल, जिसको हमने क्रस्ट बोला है, या आपका लिथोस्फीयर। दूसरा वायु के प्रकार, वायुदाब की परतें, वायुदाब के चलने की प्रक्रिया, वायु के चलने की प्रक्रिया, ठीक है, समदाब रेखाएं, उनका प्रभाव, ये सब घटक हैं, फिनोमिनाज हैं। जल, वाटर, इनर बॉडी वाटर, आउटर बॉडी वाटर, पृथ्वी के आंतरिक भाग के जलाशय, बाह्य भाग के समुद्र जैसे है आपका। और इनर वाटर बॉडीज़ में भी मैनमेड भी हैं, नेचुरल भी हैं, मानव से द्वारा निर्मित कुएं, तालाब, बावड़ियाँ भी हैं, नहरें हैं। इस प्रकार से जल और उसका साइकिल, जल चक्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिट्टी में जो कंटेंट्स होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, लेटराइट, ये सारे जो तत्व हैं मिट्टी के, ये मिट्टी को उर्वरा, उपजाऊ और अनुपजाऊ, फर्टाइल और अनफर्टाइल दोनों चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। और उनकी प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस कंटेंट्स, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, उसका मृदा का चक्र या मिट्टी का साइकिल बनाती हैं। और उसमें फिर जब हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे परस्पर क्रिया, अंतर क्रिया करते हैं, तो ये सब मिलकर के भौतिक घटक बनते हैं। और वो इन सब का जो परिदृश्य होता है, इनका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, और उससे जो लैंडस्केप बनता है, परिदृश्य बनता है, वो वहाँ का वातावरण कहलाता है। और जिसको हम भूगोल में उसमें देख चुके हैं, जैसे स्थिति के आधार पर, जैसे 0 से 5 डिग्री आपके क्या हैं, उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ और साउथ, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। फिर उसके बाद उसका डायग्राम भी बना रखा है मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में। फिर उसके बाद हमने 8 डिग्री से 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री महाद्वीपों के उत्तर और दक्षिण में, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे चीन तुल्य जलवायु, फिर आपकी आई है मानसूनी जलवायु, और लास्ट में आई है डेजर्ट टाइप जलवायु। तो कहने का मतलब, इस प्रकार से विश्व को हमने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। और आपके एग्रीकल्चर जो क्षेत्र हैं वो बटे हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जिन कारकों की बहुलता है, जिन घटकों की बहुलता है, चाहे वो घटक 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, तो जितने ज़्यादा घटक हैं उसी प्रकार का भू आकार या पर्यावरण, वहाँ का परिदृश्य वैसा ही उभर करके आया है। तो इस प्रकार से जलवायु प्रदेश बन गए, मिट्टी के प्रदेश बन गए, वनस्पति प्रदेश बन गए, खनिज क्षेत्र बन गए, प्रदेश नहीं, खनिज क्षेत्र बन गए, इंडस्ट्रियल खनिजों के विदोहन से इंडस्ट्रियल प्रदेश बन गए, औद्योगिक प्रदेश बन गए, फिर आर्थिक प्रदेश बन गए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर, मनुष्य के निवास के स्थान पर, मनुष्य की जातियों के आधार पर क्षेत्र बन गए। तो ये इस प्रकार से सारा मानव और पर्यावरण का निर्माण हुआ। अब बच्चों, ये जो चीज़ है, जब से मनुष्य धरती पर आया है तब से ही पूरा पर्यावरण उसको प्रभावित कर रहा है, पर उसने अपनी ज़रूरतों को धीरे धीरे करके बढ़ाया।
पर सबसे पहले जो डेफिनेशन इस तरह से आपने देखी होगी मानव भूगोल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में, जो आपका एलिमेंट्री क्वेश्चन एलिमेंट्री पेपर है, उसमें टांसले ने 1926 में बोला, जो कि बॉटनिस्ट था, उन्होंने कहा कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। प्रभावकारी दशाओं, प्रभावकारी यही सारे मैंने बताया अभी, जो भौतिक कारक हैं सारे वो बताए, और संपूर्ण योग मतलब टोटल वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे आपका विश्व तटीय प्रदेश हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पर प्रतिदिन 2 बजे बाद बरसात होती है सामान्य धाराओं के रूप में, आफ्टर 2 o'clock कन्वेक्शन रेनफॉल। उससे क्या हो रहा है, बहुत दलदल है, मडी एरिया है, क्रीपर्स बहुत हैं, इंसेक्ट्स बहुत हैं, किसी मक्खी के खाने से आदमी मर जाता है, इतनी विषैली है। बड़े बड़े एनाकोंडा जैसे जानवर जो विश्व तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, बहुत सारे बच्चों, यू जस्ट गो थ्रू, आप जितना डिटेल में जाएंगे उतने आंखों, जैसे आदिवासी डिफरेंट आदिवासी हैं, वो अपना परिदृश्य उस क्षेत्र में उसी तरह से कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ आदिवासियों के नाम ले रही हूँ जो आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हॉटेंटो जो जाती है, हॉटेंटो HOTTENTOT है ना, ये दक्षिणी अफ्रीका की जाती है, कारू मरुस्थल में और उसके अर्ध मरुस्थल भाग में रहती है। ये पशुपालन का काम करती है और पशुओं को यातायात या बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे कीनिया के जो रहने वाले किक्यूजू हैं, वो खेती करते हैं, वो ज्वार मक्का दालें उगाते हैं। इफ़ी हैं, विश्व के सबसे छोटे कद के लोग हैं, बंटूज नहीं है, इफ़ीज़। इफ़ी की स्पेलिंग है EFE, प्लीज़ नोट इट डाउन। इफ़ी जो हैं ये सबसे छोटे कद के लोग हैं, जो कहाँ रहते हैं, कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कॉन्गो गणतंत्र में, और जंगलों में रहते हैं, तीर कमान से शिकार करते हैं और कंदमूल फल फूल इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही डिंका हैं जो सूडान के हैं, क्योंकि अफ्रीका में सूडान जो है वो भी अग्नि की पूजा करते हैं, लाइकस, सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, इस तरह से करते हैं वो। तो मसाई जनजाति जिसको हम बोलते हैं, पर जो डिंका जनजाति ये लगभग 15 लाख हैं और सूडान की जाती है, पर इनका कद बहुत लंबा होता है, दे आर वेरी बिग इन हाइट, और ये नील नदी के बहरून गज़ल क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, डिंका क्योंकि पंजाबी में डिंका शब्द होता है छोटा, डिंकी, छोटी नाव को बोलते हैं, पर इसलिए तुमको कोरिलेट कर लो याद करने के लिए, डिंका DINK। और ये कौन से क्षेत्र में रहते हैं, नील नदी के रिवर नाइल के पास में एरिया है बहरून गज़ल, और ये पशुपालन का कार्य करते हैं और कृषि का मुख्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जिबूती, मबूती, ये सब जनजाति हैं जिसके आधार पर अफ्रीका के इतने सारे सूडान के इतने सारे टुकड़े हुए हैं। परंतु मबूती जो है ये पिग्मी जनजाति के प्रकार है, पिग्मी का सब स्ट्रेन है, सब उपजाति है ना, कॉन्गो बेसिन में रहती है। और ये जो इतूरी वाटरफॉल है, इतूरी जलप्रपात उसके आसपास रहती है। ये आखिट और कंदमूल खाते हैं। और मसाई तो मैंने आपको बता दिया, कीनिया युगांडा की है, पशुपालन करती हैं। ये बहुत लंबे कद के, पतली लंबी भुजाओं वाले होते हैं। इनका रंग चॉकलेटी होता है, बड़ा टिपिकल रंग होता है, कॉपर्स जैसा ललाइज्ड होते हैं। और बाकी सारे हम जब जनजातियों की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। ऐसे न्यूयूर जो जाती है, न्यूयूर, इसकी स्पेलिंग है NUER। ये भी सूडान और इथियोपिया की रहती हैं, ये भी पशुपालन करती है। पिग्मी जो कॉन्गो के मूल जाति है, ये आप जानते हैं। शिलक और चोलू ये भी सूडान की जाति है, ये ईसाई धर्म को मानते हैं। स्वा जाति पिग्मी जनजाति का एक कबीला है, स्वा। इसकी स्पेलिंग है बच्चों T साइलेंट में TSWA, स्वा। ये भी आखिट करते हैं और भोजन संग्रहण करते हैं। तुरेक जनजाति, अब ये तुरेक जो है बेटा, ये सहारा मरुस्थल जो है 20 से 30 डिग्री महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है अफ्रीका का। ये ऊँटों को पालते हैं, खाना बदोश होते हैं, ये एक जगह पर नहीं रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बंजारे होते हैं, ऐसे तुरोग होते हैं। तवा जो है, तवा TWA तवा, ये कॉन्गो बेसिन के रहने वाले पिग्मी कबीले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जुलू जो है ये साउथ अफ्रीका के नटाल में रहने वाले हैं। ऐसे मैंने सिर्फ ये अफ्रीका की छोटी बात बताई, बाकी हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मैं और विस्तार से जनजातियों के बारे में आपको बताना प्रारंभ करूँगी। तो इस प्रकार से बच्चों जो पूरा संपूर्ण इनके जो क्रियाकलाप हैं
उससे क्या बनता है, एक संपूर्ण भूदृश्य उत्पन्न होता है। जैसे हमने कह दिया कि भाई ये तो आखेट करते हैं, ये खेती करते हैं, ये पशुपालन करते हैं, तो ये इनकी सारी इन्होंने जो भौतिक कारकों के साथ परस्पर वातावरण के साथ जो इन्होंने सहयोग किया है और उससे जो क्रिया प्रतिक्रिया उपजी है वो बना है। अब बच्चों, विश्व शब्दकोश में पर्यावरण की परिभाषा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं, और अमेरिका इज़ द लीडिंग फंडा ऑफ दिस। तो पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों और प्रभावों का योग है। दशाओं मतलब कंडीशंस, पर्याय मतलब सिस्टम्स, और प्रभावों का योग मतलब टोटल इफेक्ट ऑफ है, जो जीवों व उनकी प्रजातियों का विकास, जो मतलब जो आपके एलिमेंट्स हैं, बायोटिक एलिमेंट्स, उनके जातियाँ हैं रेजिस्टेंस की, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। पर्यावरण मतलब मनुष्य के जीवन और मृत्यु तक उसको प्रभावित करता है। ऐसी डॉक्टर डेविस ने पर्यावरण की परिभाषा बतलाई। उन्होंने कहा, मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उस भौतिक साम्राज्य से है, उस भौतिक साम्राज्य से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता है। टोटली दे अफेक्टेड। हु अफेक्टेड? मैनकाइंड अफेक्टेड। बाय हुम अफेक्टेड? बाय नेचुरल एजेंट्स। प्राकृतिक कारकों के द्वारा निरंतर मनुष्य उसमें रहते हुए प्रभावित होता रहता है। ठीक है। ऐसे डडलेस स्टैम्प जिन्होंने लैंड यूज़ के ऊपर बहुत काम किया है, और लैंड यूज़ वर्ड्स, भूमि उपयोग शब्द ही सबसे पहले जो दिया जीके के लिए उन्होंने डडलेस स्टैम्प ने दिया। ब्रिटेन में इन्होंने अपना काम किया था। इंटेंसिव फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो यहीं से डेवलप हुई। उन्होंने कहा, पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को निर्धारित करता है। सेम चीज़। इस प्रकार से बच्चों ये मैंने आपको प्रयास किया पर्यावरण को समझाने का, मानव भूगोल और पर्यावरण। इसमें बेटे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के लिए आपके पास लाइब्रेरी में बहुत किताबें हैं। एक गर्ग की किताब बहुत अच्छी है लाइब्रेरी में, बहुत पतली सी है, आप उसके सारे कंटेंट्स जब कॉलेज खुले तो देखिएगा। एक अपने जीसीए के मनोज यादव हैं, उनकी किताब भी बहुत अच्छी है, और बाकी किताबें ह्यूमन ज्योग्राफी की मैंने आपको सारी बता रखी, क्योंकि कॉलेज में आपकी चॉइस है। आप कंटेंट्स देखिए, सिलेबस देखिए, और जो लेना हो उस तरह से लीजिए। आज बच्चों इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ कंप्लीट किया है। पर्यावरण की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, क्योंकि जैविक और अजैविक दोनों मिलकर के पर्यावरण बना रहे हैं। तो अब सारी चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे अनुकूल दशाएं या जीवमंडल के विभिन्न जीवों को आधार प्रदान करती हैं। जैसे हमारे ये कहें, हमारी अनुकूल दशा क्या है बच्चों, हमारा धरती पे प्लैनेट, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पर हमारी धरती पे ही अभी तक जीवन हमें प्राप्त है, ज्ञात है, क्योंकि हमारे पास हमारा अनुकूलन क्या है, जीवों को आधार देने का अनुकूलन क्या है, आपका वायुमंडल। फिर आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का सही होना, क्योंकि प्लैनेट्स तो वायुमंडल तो अलग अलग प्लैनेट्स पे भी है, पर उनमें अलग अलग रेशियो ऑफ गैसेस है जो कि मनुष्य के जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार से आपके जैसे हमारे पास में वेजिटेशन है बहुत तरह की, तापमान का संतुलन है, हमारे पास से एल्बिडो भी सही मात्रा में होता है, परावर्तन धरती से ताप का। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सारा मिलकर के प्राकृतिक कारक हैं हमारे सारे, जो हमारे जीवमंडल के विभिन्न जीवों को आधार प्रदान करते हैं। और ये बात एंड्री गाउंडी जो व्यक्ति हैं, महोदय हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर पर्यावरण की प्रकृति में इस चीज़ को समझाया। और हम इसको ज्योग्राफी के होने के नाते और इतने हमने सारे लेक्चर्स देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, तो हमें पता है कि पृथ्वी के समस्त भौतिक घटक, जिसमें भू आकार, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, मिट्टी, जलवायु मतलब क्लाइमेट, जलीय भाग मतलब वाटर बॉडीज़, भू आकार मतलब लैंडफॉर्म्स,
और घटक हैं, भौतिक घटक मतलब फिजिकल एलिमेंट्स। तो ये सारे मिला करके डिफरेंट एनवायरनमेंट्स मिला करके, जैसे मैंने कहूँ कृषि का विटलेसी ने दिया, डब्ल्यू विटलेसी ने पूरे वर्ल्ड को कृषि प्रदेशों में बांटा। कोपेन, आपका थॉर्नवेट, ये सारे आर.एल. सिंह, इन्होंने सबने पूरे विश्व को क्लाइमेट में बांटा। खासकर कोपेन एंड थॉर्नवेट की बात कर रही हूँ मैं, त्रिवाथा वगैरह, है ना। तो भारत में तो आर.एल. सिंह जैसे पी दास वगैरह, इन्होंने बहुत सारे वर्क करे हैं। बहुत जोग्राफर्स है बेटा। अभी जैसे मैं बताया आपको, पांडे और नेगी, ये इतना वर्क कर रहे हैं कि पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये पूरे मैग्नेटिज्म की स्टडी कर रहे हैं। तो हर आदमी अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी धरती पर जीवों को सरवाइव करने के लिए ये सबसे बेसिक्स हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं। ये जीवों का आधार प्रदान करने के लिए सभी प्राथमिक दशाएं हैं जिनसे हम अध्ययन कर सकते हैं और कर रहे हैं, ताकि हम आगे ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो और जीवों का धरती से विलुप्त ना हो, इंसान जो है विलुप्त ना हो। बहुत सारे प्राणी तो विलुप्त हो गए हैं, तो वो नेचुरल साइकिल धरती का बनता है। तो इस प्रकार से बेटा प्राकृतिक जो पर्यावरण की जो प्रकृति है वो हमें प्रभावित करती है और हम उससे प्रभावित करते हैं, और जो हम क्रियाकलाप करके उसमें पुट ऑन करते हैं, इनपुट डालते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तो वो इस प्रकार से कई प्रदेशों में विभाजित हो जाते हैं। तो पर्यावरण के जो कारक हैं वो विभिन्न श्रृंखलाएं हैं, पारिस्थितिक चक्रों में हैं और पारिस्थितिक तंत्रों के द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संयोजित हैं और संतुलन बनाते हैं। जैसे फूड चेन में बताया था ना कि छोटी घास जो है मिट्टी को अपरदन या उड़ने से या खराब होने से बचाती है, तो घास को खाते हैं खरगोश या शाकाहारी जंतु। ऐसे ही कार्निवोरस खाते हैं, फिर ऐसे हर्बोवोरस खाते हैं, फिर इस तरह से आपका फूड चेन बनता है। शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी से फिर वो अलग अलग चेन्स बन करके एक फूड साइकिल धरती पर बना हुआ है। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह हुआ कि पर्यावरण एक खुला तंत्र पूरा ओपन सिस्टम है, और उसको हम अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ क्रिया करके जुड़े रहते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार जुड़े भी रहते हैं और कई बार जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार से भौतिक संगठनों को सम्मिलित करके ही पूर्ण तरह से भौतिक संगठन मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स को ही जोड़ करके हमने अलग अलग जगह का अलग अलग पर्यावरण बनाया है। और इसी बात पर आगे चल करके, चाहे वो पादप वैज्ञानिक हो, चाहे वो भूगोलवेता हो, उन्होंने सबने अलग अलग पर्यावरणों से पारिस्थितिकी की बात करी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।